नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। नजर सबसे पहले अब तक की खास खबरों पर। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ दूसरे विजेता की आज घोषणा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और रोहित यादव विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक और एडोल्फ पॉल ट्रिपल जंप के फाइनल में कल पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में, और इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 118 रन से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया जा रहा है। टीम इंडिया को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स स्कैन ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ की शुरुआत की है। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार किस वर्ष में हुए थे? सही जवाब है वर्ष 1930। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए। शुरुआत में इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से पहचान मिली। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे विजेताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा है वो हैं आज की विजेता, हमारी यंग लिसनर दिल्ली की श्रुति शर्मा। मैं भारत की राजधानी दिल्ली की वासी व कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार व स्पोर्ट्स स्कैन की नियमित श्रोता हूँ। स्पोर्ट्स क्विज विजेता चुनने पर मैं बहुत खुशी और गर्व का अनुभव। श्रुति को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्रुति ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सुनते हैं श्रुति को। मैं भारत की राजधानी दिल्ली की वासी व कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार व स्पोर्ट्स स्कैन की नियमित श्रोता हूँ। स्पोर्ट्स क्विज विजेता चुनने पर मैं बहुत खुशी और गर्व का अनुभव कर रही हूँ। पिछले साल हुई ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता में भी मैंने भाग लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाले भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। AIR न्यूज व स्पोर्ट्स स्कैन जैसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण बहुत ही प्रशंसनीय है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की भी मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब तक कितनी बार हिस्सा ले चुका है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब तक कितनी बार हिस्सा ले चुका है? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportsscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी बताया जाएगा और साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज दें। तो देर ना कीजिए, जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। शबाब, श्रोता हमारे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रखे हैं और आकाशवाणी की ओर से ओलंपिक में भी हमने शुरू किया था और राष्ट्रमंडल खेल में भी हमने शुरू किया, और जिस छोटी बच्ची ने
जवाब दिया उसे देख के लगता है कि कितनी उत्सुकता है बच्चों में। बिल्कुल, सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवार को इस शानदार शुरुआत और पहल के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है कि ओलंपिक के समय भी इस तरह की शुरुआत की गई थी और चूंकि इसके जो श्रोता हैं, लिसनर्स वर्ग जो है बहुत बड़ा है और खेल एक ऐसा विभाग है हमारी जिंदगी का जिसमें हम देखते हैं कि बढ़ चढ़कर, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब के सब भाग लेते हैं। हम अखबार के पन्नों को अगर देखते हैं तो उसमें खेल का पन्ना सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। तो यही चीज आकाशवाणी समाचार के साथ जो स्पोर्ट्स स्कैन जुड़ा हुआ है, जहां हम लोग को काफी वर्षों से यहां पर आने का मौका मिलता रहा है। तो जो शुरुआत विभिन्न जो विशेष खेल आयोजन होते हैं उस अवसर पर जो की जाती है, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो श्रोता वर्ग है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चूंकि खेल प्रेमी श्रोता बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल देखा जाए तो युवा वर्ग है उसका खेलों की तरफ रुझान बढ़ा है। न केवल क्रिकेट, बल्कि अगर क्रिकेट के अलावा भी खेलों की हम बात करें तो काफी ज्यादा रुझान बढ़ा है। खास करके स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो फुटबॉल की तरफ, कुश्ती की तरफ, और खास करके वो ये जानना चाहते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से कि जो हमारा परंपरागत खेल है उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो आज का विषय जैसा कि आपने बताया हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसी से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे भागीदारी बढ़ेगी श्रोताओं की कार्यक्रम के साथ और खास करके उन्हें इस बात का भी पता चलेगा कि अब तक यही सबको मालूम था कि ओलंपिक सबसे बड़ा गेम होता है। हम कुछ लोगों से बातचीत होती है वो यही जानते हैं और उसके बाद उनको एशियाई गेम मालूम था, लेकिन इन दोनों प्रतियोगिता के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ है, उसके बारे में लोगों को जानकारी तो थी, लेकिन जब भारत ने पहली बार 2010 में दिल्ली में इसका आयोजन किया तो उसके बाद लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और अभी भी जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रमंडल खेलों को, चूंकि भारत का प्रदर्शन अगर देखा जाए पदक तालिका में काफी शानदार इस प्रतियोगिता में रहा है, तो इस खेलों को और ज्यादा निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार अपने माध्यम से यानी भारतीय दृष्टिकोण से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस संदर्भ में जो आकाशवाणी समाचार के साथ स्पोर्ट्स स्कैन ने जो कदम उठाया है निश्चित रूप से सराहनीय है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इन खेलों में भारत ने अधिकतर मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की झड़ी लगाई है। कई पदक जीते हैं, कई स्पर्धाओं में जीते हैं। उनमें से एक खेल रहा है कुश्ती। कुश्ती भारत के उन खेलों में शुमार है जिसमें हमें ओलंपिक में भी पद मिले हैं। इस खेल में भारत ने लगातार पदक अपने नाम किए हैं और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। आज के इस अंक में कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक की संभावनाओं पर विशेष चर्चा सुनते हैं मुकेश को। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को पहली बार वर्ष 1930 में शामिल किया गया था, लेकिन भारत ने कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक 1958 में कार्डिफ में जीता था। लीलाराम सांगवान ने ये स्वर्ण पदक जीता था। उनके अलावा लक्ष्मीकांत पांडे के हिस्से रजत पदक आया था। 1998 में कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2002 में इस खेल की वापसी हुई थी और इस वर्ष सभी भारतीय पहलवान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। भारत ने इस वर्ष बर्मिंघम में कुल 12 फ्री स्टाइल पहलवानों को उतारा है। पुरुष वर्ग में भारत ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया को 65 किलोग्राम, रवि कुमार दहिया को 57, नवीन को 74, दीपक पूनिया को 86 और मोहित ग्रेवाल को 125 किलोग्राम भार वर्ग के लिए चुना गया है। वहीं महिलाओं में पूजा गहलोत 50, विनेश फोगाट 53, अंशु मलिक 57, साक्षी मलिक 62, दिव्या काकरान 68 और पूजा सिहाग 76 किलोग्राम भार वर्ग में इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में दम दिखाएंगी। जहां तक पदक के दावेदारों की बात है तो भारत को ओलंपिक पदक विजेता बजरंग और रवि से पदक की उम्मीदें हैं। वहीं महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक हैं, लेकिन इनके अलावा भी भारत को कुछ और खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद रहेगी। इनमें पुरुष वर्ग में दीपक पूनिया और महिला वर्ग में दिव्या और अंशु भी पदक की मजबूत दावेदार हैं। अंशु पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुश्ती में जीते गए पदकों की बात करें तो ये आंकड़ा शतक पार कर चुका है। भारत ने अब तक इन खेलों में कुल 102 पदक जीते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कुश्ती में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2010 में भारतीय पहलवानों ने कुल 19 पदक अपने नाम किए थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। शवाब स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम साल था 2010 जब हमने कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस बार की उम्मीदें
बिल्कुल उस उम्मीद जो थी, जो प्रदर्शन था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी ही मेजबानी में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन, 10 स्वर्ण पदक भी उसमें शामिल था। 21 पहलवान मुझे याद है उतारे थे भारत ने, उसमें से सिर्फ 2 ऐसे रह गए थे जिनके नाम पदक नहीं था। जी। तो कितनी निरंतरता के साथ सारे एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किए, ये देख रहे हैं। इस बार भी अब चूंकि भारत का सबसे जो फेवरेट और लोकप्रिय खेल राष्ट्रमंडल खेलों में वो कुश्ती है। चूंकि ये कुश्ती जो है वो, चूंकि हम ओलंपिक भी जीत चुके हैं पदक इसका, ओलंपिक स्वर्ण पदक भी, इसलिए इसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्री स्टाइल कुश्ती है, इसमें भारत को पिछले मुकाबले से अगर देखा जाए तो ज्यादा उम्मीद है। और हम ये भी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत कनाडा के बाद सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला दूसरा देश भी है। अगर 1998 में, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर कुश्ती को शामिल नहीं किया गया था, अगर 1998 में भी कुश्ती शामिल रहती तो शायद हम कनाडा से भी आगे निकल सकते थे। इस बार काफी अच्छी तैयारी है फ्री स्टाइल में, और खास करके 2 हमारे पास ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन पर नजर रहेगी। पुरुषों को विनीश फोगाट का विशेष रूप से हम यहाँ पर वर्णन ये इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि स्वर्णिम तिकड़ी का उनके पास इस समय हैट्रिक का मौका है। पिछले 2 राष्ट्रमंडल खेलों में वो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, लगातार तीसरा मौका होगा और पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से एक मर्तबा फिर इस राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक अगर भारत की झोली में आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुश्ती में आएगा। बजरंग पुनिया पे विशेष चर्चा करते हैं। बजरंग पुनिया को प्रैक्टिस के लिए बाहर भी भेजा गया है, तो उनसे कम हम सोने के तमगे से नीचे की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो अलग बात है कि उस दिन क्या होता है, लेकिन जिस तरह की तैयारी है और फिर जिस तरह की तैयारियां भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने कराई है, तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे कम की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रवि से भी हमें उसी तरह की उम्मीद है। फिर महिला वर्ग में तो आप जानते हैं, जैसे कि हमने विनीश का नाम लिया, विनीश ने कहा है कि हम चाहेंगे कि हैट्रिक पूरी हो। जी। तो भारत का ये प्रमुख खेल है, ओलंपिक में भारत पदक जीता है इसमें, और राष्ट्रमंडल खेलों में तो हमारा प्रदर्शन है ही अच्छा, शतक पार कर चुके हैं पदकों की। तो कुल मिलाकर कोई ऐसा कारण इस समय नजर नहीं आ रहा है। तैयारी को देखते हुए भी, खिलाड़ियों की फिटनेस को अगर देखा जाए तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो कोई ऐसी समस्या यहां पर है नहीं जिसमें भारत का प्रदर्शन किसी भी तरह से कमतर रहे दूसरे देश से। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका के ऑरेगन में। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा कल इतिहास रच सकते हैं। नीरज चोपड़ा और रोहित यादव विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में कल अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा एल्डोस पॉल, एक नए खिलाड़ी का नाम आपके सामने आ रहा है। ट्रिपल जंप के फाइनल में भी वो कल अपनी पदक की दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि वो भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। जबकि ट्रिपल जंप का जो मुकाबला होगा वो होगा 6:30 पर सुबह, और भाला फेंक प्रतियोगिता होगी सुबह 7:05 पर। यानी शबाब, कल सुबह जैसे ही आंख खुलेगी भारतीय खिलाड़ियों की, सबसे पहले उन्हें नीरज चोपड़ा के भाला फेंकते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और खेल के दृष्टिकोण से, भारतीय खेल के दृष्टिकोण से ये सुपर संडे होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं, ट्रिपल जंप में भी मेडल की उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत चैंपियन बन सकता है इसमें। और नीरज चोपड़ा काफी ज्यादा उतावले इसलिए भी हैं, अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद निरंतरता से जो भी प्रतियोगिताएं होती उसमें प्रदर्शन किया है, और उन्हें इस बात का आभास भी होगा कि पिछला राष्ट्रमंडल खेल वो कोहनी में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। 2017 में वो फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन 2017 में नीरज चोपड़ा थे नहीं। ओलंपिक के बाद उनमें जबरदस्त निखार आया है, और 82 से अगर कोई 89 मीटर तक चला जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने किस तरह से, किस निरंतरता के साथ अपने आप को निखारा है। जी, उनके इंटरव्यू हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 90 मीटर मेरा टारगेट है, मुझे कम से कम 90 मीटर तक तो भाला फेंकना ही है। एक और खिलाड़ी उनके साथ, जो भारतीय खिलाड़ी है, वो कल फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे, रोहित यादव। हालांकि पदक की उम्मीदें उनसे इतनी नहीं है, लेकिन फाइनल में जगह बनाना तमाम विश्व के खिलाड़ियों के बीच भी अपने आप में एक ऊंचा स्थान रखता है। 34 से 41 खिलाड़ियों के बीच में अगर आप मुकाबला कर रहे हैं और उसमें अगर फाइनल्स में जगह बनाते हैं, तो ये अपने आप में, और भी एक जूनियर खिलाड़ी के लिए अपने आप में बड़ी बात है। जी, शबाब, ट्रिपल जंप, अंजू बॉबी जॉर्ज एक नाम था जिसे आज तक लोग नहीं भूले हैं, और अब एल्डोस पॉल
कल कुछ कमाल हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अंजू बॉबी जॉर्ज से जो प्रेरणा मिली होगी उन्हें, उसका वो लाभ उठाएंगे। और देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि किस तरह की शारीरिक भाषा होती है, जिसमें काफी कुछ डिपेंड करता है, किस तरह की तैयारी है और फिटनेस किस स्तर तक। शबाब 4 साल खिलाड़ी तैयार करता है, और कुश्ती की बात करें तो शायद 3 मिनट का खेल होता है, और अगर भाला फेंक की बात करें तो शायद एक ही थ्रो आपका ऐसा होता है जो आपको पार पा सकता है। और यही बात एल्डोस पॉल की भी होगी, एक जंप जो है वो उनको पदक की दावेदारी में ला सकती है। बिल्कुल। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसे डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देखा जा सकता है। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। कल एक रोमांचक मैच हुआ। सुनते हैं जागृति को और शिखर धवन के रिकॉर्ड के बारे में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 308 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की ओर से शिखर धवन ने 97, शुभमन गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर ने 54 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन महज 3 रन से अपना शतक बनाने से चूक गए। शिखर धवन 99 गेंदों पर 97 रन बनाकर आउट। लेकिन 97 रन की पारी खेलने के बाद धवन ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। शिखर धवन के नाम सबसे उम्रदराज कप्तान के तौर पर अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जुड़ गया है। धवन ने अपना ये अर्धशतक 36 साल और 229 दिन की उम्र में लगाया है। धवन से पहले ये रिकॉर्ड अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने अपना अर्धशतक 36 साल और 120 दिन की उम्र में बनाया था। इस मामले में दिग्गज सुनील गावस्कर तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 35 साल और 225 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। वहीं चौथे नंबर पर पूर्व कप्तान MS धोनी हैं, जिन्होंने 35 साल 108 दिन की उम्र में अपनी 50 लगाई। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 35 साल 73 दिन की उम्र में अपना अर्धशतक जमाया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, कल का मैच रोमांचक रहा। कहां लग रहा था हम 300 से ऊपर रन बनाएंगे, आसानी से जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से लक्ष्य का पीछा किया वेस्टइंडीज ने, बहुत ही बेहतरीन खेल। बिल्कुल। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर कुछ प्रमुख पूरी टीम अगर भारत की होती तो शायद ये संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से शुभमन गिल ने एक दिवसीय क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज जो मौका दिया गया और उसको जस्टिफाई किया, ये एक बड़ी बात है। और शिखर धवन जो कप्तानी कर रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर ये श्रृंखला करो या मरो वाली उनके लिए, अगर इसमें वो अच्छा नहीं कर पाते हैं तो शायद उनके कैरियर के सामने प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन उन्होंने दोनों को पूरी तरह से स्थापित किया, अपनी कप्तानी को भी और फिर अपने परफॉर्मेंस को भी, और एक कीर्तिमान भी बनाया। सबसे अधिक उम्र में अर्धशतक बनाने वाले कप्तान बने वो। तो इस उम्र में अगर आप फिटनेस लेवल को इस स्तर पर रखते हैं कि आप न केवल एक चपल फील्डर के रूप में भी जाने जाते हैं और एक अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी वापसी है। और अब बात इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड ने 118 रन से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 83 रन की बना सकी। शानदार प्रदर्शन इंग्लैंड का। शायद हमारे साथ खेल के वो और परिपक्व हो गए हैं। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो शायद एक दिवसीय इतिहास में मुझे याद नहीं आता है कि उच्च क्रम की इतनी बर्बादी हुई होगी। इस तरह से 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इस तरह से 5 रनों पर गए। तो क्रिकेट का खेल है, होता रहता है ऐसा। जिस कन्विंसिंगली जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने पहला मैच जीता था, उसको देख करके कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वही टीम मैच खेल रही है। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये बीच बीच में क्रिकेट ये दिखाता रहता है, और कल हमने देखा इसको। श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 24 जुलाई को लीड्स में खेला जाएगा। शबाब, वक्त इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से अपने आंकड़े और अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी सूचनाएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर विशेष रूप से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें, राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब तक कितनी बार हिस्सा ले चुका है? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं airsportsscan@gmail.com पर। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।